Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 18th March. और आई होप आप लोग को इंडिया ईयर बुक का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा. सून वील बी रिलीजिंग दी अदर वीडियोज ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस फॉर टुडे. फर्स्ट इज सोयूज इज द स्पेस क्राफ्ट ऑफ विच कंट्री. इसको अभी लॉन्च किया गया है और ये ISS पहुंचा है. सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्ट्रोनॉट एंड अ कॉस्मोनॉट. थर्ड क्वेश्चन इज कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS वो जॉइंट प्रोजेक्ट है किन किन स्पेस एजेंसीज का. ओके. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंपनी टू बी लिस्टेड इन SME एक्सचेंज ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया का ही एक्सचेंज है. लाइक जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहता है. एंड दिस इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज ऑफ इंडिया. तो उसमें लिस्टेड होने के लिए कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ओके. अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं. तो फर्स्ट अबाउट द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग इंडेक्स 2019, जिसको एफ इंडेक्स 19 भी कहा जा रहा है. तो इस एक्सरसाइज का एम है तो मतलब जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनको प्लान और कंडक्ट करवाएं HMA और पीस कीपिंग ऑपरेशंस. ओके. तो ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस और पीस कीपिंग ऑपरेशंस. ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ में जो माइंस वगैरह होती हैं लैंड माइन उनकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा जाने जाती हैं. तो इसकी वजह से मतलब वो चीज़ ना हो तो इसके लिए असिस्टेंस देने के लिए. ओके. और ये एक्सरसाइज जो है इट इज़ बीइंग कंडक्टेड अंडर चैप्टर 7 ऑफ UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस. तो UN चार्टर का जो चैप्टर 7 है वो कहता है यूजिंग फोर्स फॉर मेंटेनिंग पीस. और इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल को पावर्स दिए गए हैं टू मेंटेन पीस. ओके. तो अगर कोई भी पीस ऑपरेशन यदि डिप्लॉय करना होता है तो उसका डिसीजन UNSC के पास होता है. अगर कोई एक भी कंट्री यदि वीटो कर दे UNSC में तो दैट पीस ऑपरेशन वोंट हैपन. ओके. Now, second news is about a third Indo-Japan workshop on disaster risk reduction. तो इसमें मतलब एक्चुअली सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आया था. सो वील रिवाइज दिस थिंग. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 का फ्रेमवर्क है ये. 15 ईयर्स का वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है. याद रखिएगा वॉलेंट्री है और नॉन बाइंडिंग है. और इसमें रिकॉग्नाइज किया था कि स्टेट का प्राइमरी रोल तो रहता है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड विद अदर स्टेक होल्डर्स. ओके. तो डिजास्टर रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल स्टेट की नहीं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स लोकल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स. ओके. और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है टू द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. HFA जो आया था वो 2005 से 15 के लिए था. और इट वाज फॉर बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर्स. ओके. और UNISDR दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ठीक है. ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा UNISDR का. इट इज ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. इसको टास्क दिया गया है टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन फॉलोअप एंड रिव्यू ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क. अब सेंडाई फ्रेमवर्क में 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं. 7 ग्लोबल टारगेट्स आर देयर. ओके. और उनमें 4 ऐसे टारगेट्स हैं जिनको रिड्यूस करना है और 3 ऐसे हैं जिनको इंक्रीज करना है. ठीक है. ये याद रखिएगा. 4 को रिड्यूस करना है और 3 को इंक्रीज करना है. रिड्यूस क्या क्या करना है. पहली बात तो मोर्टेलिटी. तो मोर्टेलिटी ऑफ दोज पीपल जो मतलब डिजास्टर में मर गए वो उन लोग की. ओके. तो जो 2020-30 का एवरेज है वो कम रहना चाहिए 2005 से 15 तक के एवरेज से. ठीक है. तो दे हैव सेट टारगेट्स लाइक दिस. और अफेक्टेड पीपल भी जो हैं फॉर द सेम डिकेड्स दे शुड बी लेस. ये भी रिड्यूस करना है. इकोनॉमिक लॉस जो होता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल GDP. तो उसके GDP के रिलेशन में जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको भी 2030 तक रिड्यूस करना है.
एंड डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डैमेज होता है उसको भी 2030 तक कम करना है। अब इंक्रीज क्या क्या करना है, नंबर ऑफ कंट्रीज विथ नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज। तो 2020 तक का इसके लिए टारगेट है कि ऐसी कंट्रीज के नंबर बढ़ाने हैं जिनके पास में नेशनल और लोकल लेवल पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज है। फिर सेकेंड चीज जो बढ़ानी है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोऑपरेशन बढ़ाना है। एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और मतलब पहले से डिजास्टर रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, असेसमेंट्स हो जाए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल करवाना है। ओके, नाउ देर आर 4 स्पेसिफिक प्रायोरिटीज ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, रिस्क को समझना। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करना। थर्ड इज इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो रेजिलियंस के लिए इन्वेस्ट करना। फोर्थ इज एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो फिर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना। सो देर आर 4 आर इन दिस, फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो बिल्ड बैक बेटर भी इसमें याद रखिएगा कि रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन जो है उसको जल्दी से जल्दी फिर से मतलब करना है। ओके, तो चारों इसमें जो प्रायोरिटीज है याद रखिएगा, पहले रिस्क को समझना, फिर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, फिर डिजास्टर का रिस्क कम हो जाए उसमें इन्वेस्ट करना, और फिर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस। ओके, एंड 4 आवर्स। नाउ इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर IWDRI, ये कल शुरू होने जा रहा है, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें मतलब एक वो समझना चाहिए कि जैसे सिटी न्यूज़ या स्टेट न्यूज़ होती है वो बहुत कम प्रायोरिटी पे रहती है, जब इंटरनेशनल कोई वो इस तरीके का आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो रहा है, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को मतलब अच्छे से समझना चाहिए। ओके, सो दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विथ UNISDR, वही जो ऊपर अभी बताया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और पार्टनरशिप में है विथ ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्कशॉप क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो पहली बात डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेसिकली ये याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, DRI उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो उसमें मतलब कैसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या गुड प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए ताकि डिजास्टर रिस्क कम रहे, फिर ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन DRI, और खासकर इन्होंने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किसकी बात की है, ट्रांसपोर्ट। मतलब डिजास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम एंड वाटर। ओके, तो इस पे कोलैबोरेटिव रिसर्च करना, देन डिस्कस एंड को क्रिएट द कंटूर्स फॉर CDRI, ठीक है। CDRI अभी हम आगे भी देखेंगे, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक 3 साल का प्लान बनाना, और इसके अलावा एक फोरम बनाना। ओके, अब डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में सेंडाई फ्रेमवर्क में तो दिया ही है, इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका गोल 9 भी यही कहता है कि टू रिकॉग्नाइज DRI एज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब जो ये पहली IWDRI की हुई थी मीट, वो वर्कशॉप मतलब जनवरी 2018 में हुई थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2019 में भी बात हुई है। और CDRI जो है इट इज़ अ नॉलेज एक्सचेंज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो कोलिशन है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसका क्रिएशन इंडिया ने ही अनाउंस किया था। रिमेंबर, CDRI वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया, और एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी AMCDRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, ये 2016 में न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद में इंडिया ने CDRI का अनाउंसमेंट किया था। ओके, और ये नॉलेज एक्सचेंज और कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप है। ना फोर्थ न्यूज इज दैट RBI ने अनाउंस किया है SBI, ICICI और HDFC बैंक जो हैं ये कंटिन्यू करेंगे टू बी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, दैट इज DSIBs। ओके,
तो पहले डीसिप्स का देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होने का क्या। और उससे भी पहले ये याद रखिएगा कि तीन बैंक्स हैं अभी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ठीक है। तो डीसिप होने अगर रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो उससे माना जाता है दैट बैंक्स आर टू बिग टू फेल, ओके। और एक तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कैपिटल वगैरह है, बहुत ज़्यादा, मतलब सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओके। और देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि अगर ये बैंक्स अगर थोड़ा फेल भी करते हैं या उनके अंदर कोई डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट उनको रहेगा। तो दैट इज़ वाई दीज बैंक्स एंजॉय सर्टन एडवांटेजेस इन फंडिंग मार्केट्स, ओके। और इन्वेस्टर्स को भी ये श्योरिटी रहती है कि ऐसी बैंक्स को फेल होना अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट भी। तो जिसकी वजह से ऐसी बैंक से जो बोरोइंग कॉस्ट होती हैं वो चीपर रहती हैं एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, ओके। और इस ये जो डीसिप होने का स्टेटस है, इससे ये भी पता चलता है कि द फेलियर ऑफ एनी ऑफ दीज बैंक्स वुड हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि मतलब इकोनॉमी कह सकते हैं कि फेल होने लगेगी। वही कहा ना, टू बिग टू फेल, यानी वो इतना ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है कि अगर उनका किसी का फेलियर होता है तो कास्केडिंग इफेक्ट पूरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में आने लगेगा। उनके फेल होने से हो सकता है दूसरी बैंक्स में भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए, ओके। और डीसिप रहने के लिए इन बैंक्स को एक एडिशनल कॉमन इक्विटी मेंटेन करनी पड़ती है। और एक्चुअली इनके बकेट्स बनाए गए हैं डीसिप के। तो कौन से बकेट में कौन सी बैंक आ रही है उस हिसाब से इनको कॉमन इक्विटी मतलब एडिशनल मेंटेन करनी पड़ती है, ओके। और डीसिप को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस जो है आरबीआई ने स्टार्ट किया था फ्रॉम 2015, एंड इट प्लेसेस दीज बैंक्स इन अप्रोप्रिएट बकेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर SIS, दैट इज सिस्टमिक इम्पोर्टेंस स्कोर्स, ठीक है। अब फिफ्थ न्यूज एंड लास्ट थिंग इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अभी शिलोंग न्यूज़पेपर है, और उसको मतलब अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन पे वहाँ के एडिटर पे चार्ज लगा था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, उसमें कंटेम्प्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सिविल कंटेम्प्ट एंड द अदर इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, जब आप विलफुली कोर्ट के किसी डिसीजन, किसी जजमेंट ऑर्डर को आप डिसोबे करो, या फिर अगर कोई अंडरटेकिंग है उसको विलफुली आप ब्रीच करो, तो दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि आपका कोई ऐसा एक्ट या कोई पब्लिकेशन, मतलब वो लिखी हुई हो सकती है या फिर टीवी वगैरह में आपने कुछ बोला, कुछ ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कोर्ट की अथॉरिटी स्कैंडलाइज हो, या फिर कुछ प्रेजुडाइसेस सेट हो उनके अगेंस्ट, उनकी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, या फिर इंटरफेरेंस, ओके। स्कैंडलाइजेशन, प्रेजुडाइस और इंटरफेरेंस, ओके, ऐसा कोई भी हो तो दैट इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 129 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को और उसी तरीके से 215 में हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि दे कैन होल्ड इंडिविजुअल्स इन कंटेम्प्ट इफ दे अटेम्प्ट टू डिमीन और बिलिटिल देयर अथॉरिटी। तो अगर कोई भी इस तरीके का उनकी अथॉरिटी को डिमीन करने की कोशिश करता है तो ये कोर्ट्स उनको कंटेम्प्ट के केस में उनको मतलब होल्ड कर सकती हैं, ओके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक इट फ्रेंड्स, और प्लीज़ अपने फीडबैक्स दीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर देम। तो स्पेशली फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु कांट गो टू कोचिंग्स, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे, ओके।